हेलो। चले, आपके पास स्लाइड्स वापस आ गई हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कि जब प्राइस हमारी ये थी, हमने कहा विंटर के सीजन के अंदर इंडिविजुअल्स की डिमांड कुछ ऐसे थी, विंटर के सीजन के अंदर मार्केट की डिमांड कुछ ऐसे थी। तो विंटर के सीजन के अंदर मैंने इसको बनाया येलो कलर से, और मैंने कहा कि विंटर के सीजन के अंदर हमारी डिमांड का कर्व कुछ इसी तरीके से था। और जैसे ही समर का सीजन आया, तो आप देख रहे हैं समर के अंदर हमारी डिमांड जो है, यहाँ पे हमने ब्लू कलर से शो की हुई है। समर के अंदर हमारी डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर चला गया। उसकी वजह यह है कि आपकी दफा हर गिवन प्राइस के ऊपर, जो मैं यहाँ पर रेड से मार्क करता हूँ, हर गिवन प्राइस के ऊपर ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, अब इसी प्राइस के ऊपर हम क्वांटिटी इतनी डिमांड कर रहे हैं। विंटर के अंदर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इस प्राइस के ऊपर इतनी थी, समर के अंदर हम इसी प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो इतनी कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर चला गया सीजन चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि जब दोनों चीजें मैं दोबारा एक दफा रिकॉल कर रहा हूं ताकि जो है वो आप बड़ी आसानी से बार बार डिस्टिंग्विश करते रहें, कि जब हमारी प्राइस चेंज होती थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती थी, हमारी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती थी। याद रखिएगा, प्राइस चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती थी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती थी। लेकिन प्राइस के अलावा अगर कुछ और फैक्टर्स चेंज हुए, मिसाल के तौर पे सीजन चेंज हुआ, कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई, तो लोग अब की दफा उन्हीं प्राइसेस के ऊपर चूंकि कि पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो हमारी डिमांड का कर्व राइट या लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। राइट पे शिफ्ट होने का मतलब ये कि डिमांड इंक्रीज हो रही है। और याद रखिएगा, आपकी दफा मैं ये नहीं कह रहा कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि पूरा डिमांड का कर्व भी उठ के राइट साइड के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो यही केस होता है जिस वक्त लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। तो जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो वो उन्हीं प्राइसेस के ऊपर पहले से ज्यादा क्वांटिटीज कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, नतीजतन हमारी डिमांड का पूरा कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब कंज्यूमर इनकम के अंदर जो है वो दो केसेस होते हैं, देखिएगा कि ये वही सारी चीजें हैं कि जब प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगी, और चेंज इन डिमांड का मतलब होगा कि हमारा डिमांड का कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड के ऊपर जब जाएगा तो हम कहेंगे कि जी डिमांड बढ़ी है, और जब लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे डिमांड कम हुई है, ठीक है जी। और डिमांड किस वक्त चेंज होती है? जब हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज होता है। देखें, ये लेफ्ट या राइट के ऊपर हमारा जो है वो डिमांड का कर्व जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि डिटर्मिनेंट्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्लाइड के अंदर तीन चार लिखे हुए हमारे डिटर्मिनेंट्स। अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको दो तीन और डिटर्मिनेंट्स मिल जाएंगे। असल बात यह है कि हम इस डिटर्मिनेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट्स जो है वो आप कहते हैं कि एक डिटर्मिनेंट कंज्यूमर इनकम भी होता है। जब किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो जो नॉर्मल गुड्स की जो प्राइस सॉरी डिमांड होती है उसकी वो इंक्रीज कर देता है। यानी अगर मेरी इनकम मिसाल के तौर पे 10,000 है, अगर ये इनकम इंक्रीज होकर 20,000 रुपीज हो जाएगी तो बहुत सारी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होंगी जिनकी डिमांड भी मेरे लिए जो है वो कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, खाने पीने की कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारी गुड्स ऐसी होंगी जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं करूंगा, बल्कि मैं डिक्रीज कर दूंगा। ये इंफीरियर गुड्स हैं, ये चीप क्वालिटी की गुड्स हैं, ये चीप प्राइस की गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं जिनके बेहतर जो है वो सब्स्टिट्यूट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड होती है आपकी वो बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो चौक और ब्लैक बोर्ड की बजाय वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यही एग्जाम्पल जो है वो हमारी आम जिंदगियों के अंदर भी होती है कि हम बहुत सारी इंफीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उनकी डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास इनकम का केस, ठीक है। अब जो दूसरा केस आपके पास आता है
वो है, ये देखिए नॉर्मल गुड का केस है। उसने कहा कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर जो है वो इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरी चीज आएगी कि जी सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स की हम लोग जो बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो मिसाल के तौर पे मैं एक यूज करूंगा तो मैं दूसरी यूज नहीं करूंगा। मैं इसके अंदर एग्जांपल दूंगा आपको पेप्सी और कोक की, कि पेप्सी और कोक जो है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब लोग पेप्सी खरीदेंगे तो लोग डेफिनेटली कोक परचेज नहीं करेंगे, और जब लोग कोक परचेज करेंगे तो लोग पेप्सी परचेज नहीं करेंगे, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। लेकिन कुछ रिलेटेड गुड्स ऐसी भी होती हैं जो आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होती हैं, कि अगर मैं एक प्रोडक्ट परचेज करूंगा तो मैं दूसरी प्रोडक्ट भी लाजमी तौर के ऊपर परचेज करूंगा। वो क्या हो सकती है चीज? मिसाल के तौर पे बटर एंड ब्रेड हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमारे घर में तो चाय और पापे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेन और इंक हो सकता है। ये हमारे जो वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो हम एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर और मैं आपको इसका जो है वो ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि इनके ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनने चाहिए जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स की और कॉम्प्लीमेंट्स की। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल लेंगे। और एक तरफ मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा कोक, और दूसरी तरफ मैं आपके सामने लिखूंगा पेप्सी। अब देखिए, मैं इन दोनों के लिए अब जो है यहाँ पे कुछ जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जाऊंगा। मैं कोक के लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैं पेप्सी के लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और हम यहाँ पे कोक की लेंगे प्राइस। कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हम यहाँ पे कोक की लेंगे प्राइस, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे पेप्सी की भी लेंगे प्राइस। और यहाँ पे हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी, और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी क्वांटिटी लेंगे। मैंने पेप्सी की डिमांड का एक कर्व बनाया है यहाँ पे इस तरीके से कुछ। आप देखें पेप्सी की इस डिमांड के कर्व के अंदर, और हमने कोक की भी डिमांड का एक कर्व बनाया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे कि जब पेप्सी की प्राइस कम हो रही है तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल इसी तरीके से जब कोक की प्राइस कम हो रही है तो कोक की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती जा रही है। हमारी जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम देखेंगे कर्व किस तरीके से शिफ्ट होता है वो है कोक। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि पेप्सी की प्राइस जो है वो कम हो गई, और पेप्सी की प्राइस जो है वो इसी कर्व के ऊपर उठ के एक कर्व जो है वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गई है पेप्सी की प्राइस। पेप्सी की प्राइस पहले इतनी थी, तो पेप्सी की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी इतनी। पेप्सी की प्राइस पहले इतनी थी तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड थी इतनी। अब पेप्सी की प्राइस जो है उन्होंने डिक्रीज कर दी है और पेप्सी की प्राइस इतनी कर दी है, तो पेप्सी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q1 से Q2 के ऊपर चली गई है। हमने देखा कि जब पेप्सी की प्राइस चेंज हुई तो पेप्सी के लिए देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और उनकी क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से बढ़ के जो है वो Q2 के ऊपर आ गई। आप देख रहे हैं कि अब लोग जो है वो पहले से ज्यादा पेप्सी परचेज कर रहे हैं। बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर लोग पहले से ज्यादा पेप्सी परचेज कर रहे हैं तो जाहिर है कि अब वो कोक परचेज नहीं करेंगे। कोक ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं की, लेकिन अब की दफा अगर लोग इतनी प्राइस के ऊपर कोक की इतनी क्वांटिटी परचेज करने को तैयार थे, इतनी प्राइस के ऊपर लोग कोक की इतनी क्वांटिटी परचेज करने को तैयार थे, और इतनी प्राइस के ऊपर लोग कोक की इतनी क्वांटिटी परचेज करने को तैयार थे, तो चूंकि क्या बहुत सारे लोग पेप्सी के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तो कोक अब जो है वो इतनी ही प्राइस के ऊपर लोग पहले से कम परचेज करेंगे। इस प्राइस के ऊपर लोग पहले से कम परचेज करेंगे कोक, और इस प्राइस के ऊपर लोग पहले से कम परचेज करेंगे कोक, और नतीजा ये होगा कि हमारी कोक की जो डिमांड का कर्व है वो जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ने कोक के कर्व को लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर दिया।
यही हमारा जो है वो सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट भी हो सकता था, जो अब मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, कि अगर पेप्सी ने प्राइस कम ना की होती, पेप्सी ने अगर प्राइस बढ़ाई होती, तो कोक की डिमांड का कर्व लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट नहीं होता, बल्कि कोक की डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता। ये तो था जनाब प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैंने डिस्कस कर लिया। प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी हम दो प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। एक प्रोडक्ट होगी हमारी ब्रेड, और दूसरी प्रोडक्ट होगी हमारी बटर। और इनके जब हम कर्व्स ड्रॉ करेंगे, ये कर्व्स बहुत अच्छे खूबसूरत ड्रॉ नहीं हो रहे, लेकिन ये अब जैसे भी हो रहे हैं, हमें इसके अंदर थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से कि ब्रेड की डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से था और बटर की डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से था। अब हुआ यूं मार्केट के अंदर कुछ के बटर की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई कुछ वजूहात की वजह से। तो जैसे ही बटर की प्राइस इंक्रीज हुई, हमने देखा कि हम यहाँ पे बटर की जो इस ये क्वांटिटी डिमांडेड थी और ये क्वांटिटी डिमांडेड थी, दूसरा पॉइंट ये रहा। तो बटर की चूंकि के प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो बटर की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है। अब लोगों ने बटर परचेज करना छोड़ दिया है। और जब लोगों ने बटर परचेज करना छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि लोग अब उन्हीं प्राइसेस के ऊपर जो पहले इतनी ब्रेड लेते थे, वो अब इतनी ब्रेड परचेज करेंगे। तो जाहिर है कि लोग बटर परचेज नहीं कर रहे, तो ब्रेड भी परचेज नहीं करेंगे। अब ये ब्रेड जब इतनी परचेज करते थे इस प्राइस पे, तो इतनी परचेज करेंगे। और इतनी ब्रेड अगर परचेज करते थे इस प्राइस के ऊपर, तो अब इतनी ब्रेड परचेज करेंगे। तो जब हमारे मक्खन की कीमत बढ़ी, तो लोगों ने मक्खन खरीदना छोड़ दिया। तो जब लोगों ने मक्खन खरीदना छोड़ दिया, तो लोगों ने ब्रेड परचेज करना भी छोड़ दिया, और हमने देखा कि जी हमारी ब्रेड की डिमांड का कर्व जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया। यही केस कंप्लीटली ऑपोजिट भी हो सकता था, जो कर्व मैं अब ड्रॉ करूंगा यहाँ पे आपके सामने, लेट्स से के येलो कलर से, कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई होती, तो लोग पहले से ज्यादा बटर परचेज करना शुरू कर देते, और बटर के केस के अंदर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती, डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ था। अलबत्ता ब्रेड के केस के अंदर हमारी ब्रेड का कर्व जो है वो लेफ्ट की बजाय जो है वो राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता, कि लोग चूंकि कि पहले से ज्यादा बटर परचेज कर रहे हैं, तो अब ब्रेड भी पहले से ज्यादा परचेज करेंगे, और जब ब्रेड पहले से ज्यादा परचेज करेंगे, तो ब्रेड की डिमांड का कर्व जो है आपका राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब इसको आप गौर से देख लीजिए। हम वापस अपनी जो है वो स्लाइड्स के ऊपर जा रहे हैं, और हमने डिस्कस कर लिया कि जी रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होने की वजह से एक प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर किस तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। और आप इन चीज़ों को गौर से पढ़ेंगे, तो बेसिकली ये वही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से टेस्ट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन होती है। इन्हीं तीनों में से मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल देके चलता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको जो घर वालों ने कहा कि 1 किलो चीनी लेके आओ, और 100 रुपए का नोट आपको दिया। उसी वक्त टेलीविजन के ऊपर न्यूज चलती है कि जी चीनी की प्राइस जो है वो कल से उसके अंदर जो 50 रुपए का इजाफा होने वाला है। अगर इजाफा होने वाला है, तो हुआ क्या कि ये न्यूज सुनते ही आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई। चीनी की प्राइस अभी चेंज नहीं हुई है। 100 रुपए में पहले आप 1 किलो लेने के लिए जा रहे थे, अब आप उसी 100 रुपए की प्राइस के ऊपर एक की बजाय 5 किलो खरीदने के लिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। और अगर आपको पता चल जाए कि कल से प्राइसेस कम होने वाली हैं, तो आप 100 रुपए के अंदर 1 किलो की बजाय हो सकता है सिर्फ आप जो है वो इसी प्राइस के ऊपर जो है वो एक पाव परचेज करने के लिए जाए, कि भाई 100 रुपए किलो है, लेकिन अब की दफा मैं 1 किलो नहीं लूंगा, मैं एक पाव लूंगा, इसलिए कि कल से जो है वो प्राइसेस जो है वो चेंज होने वाली है। ठीक है। तो जिस तरीके से अभी तक हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पे, और मुझे एक दफा फिर से ये सारी चीजें जो है वो लिखनी पड़ेंगी। मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाता हूँ, और आप एक दफा रिकॉल करें, हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और उम्मीद है कि हमें ये सारी चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि डिमांड क्या चीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या चीज होती है, लॉ ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया है, प्लस हमने डिमांड का शेड्यूल डिस्कस किया है,
हमने डिमांड का कर्व डिस्कस कर लिया, हमने प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप देख लिया है, और हमने कहा है कि प्राइस जब भी चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है और मूवमेंट अलोंग द डिमांड होती है। प्लस सर यार एक सेकंड प्लीज शाजिल, आपने क्वेश्चन प्लीज। सर ये सप्लाई आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे सर? डिमांड अभी पड़ा है, ज्यादा पड़ा था वो भी। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको तो पहले जो है वो थोड़ा सा वो कर लूँ। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो चुकी है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमारे हो चुके हैं, जो हमने कहा कि जिनकी वजह से डिमांड का कर्व लेफ्ट या राइट के ऊपर शिफ्ट होता है। हमने देख लिया कि जो है वो शिफ्टिंग ऑफ कर्व जो है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने जो फिलहाल डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से शाजिल आपने कहा कि भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर सप्लाई पढ़ा दें, तो भाई बात यह है कि सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है। अगर हम यहाँ पे सप्लाई को जो है वो छोड़ देंगे, डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो फिर जो है वो हमें थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो जाएगी ना, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हमें बहुत सारी चीजें दोबारा समझनी पड़ेगी। तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा सिंपल सा है, तो इसको जो थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ रहें तो हम इसको जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये कि इसकी जो भी रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह वो मैं आपके पास जो अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप ये सारी चीजें आपको कंफ्यूजन हो किसी भी हवाले से, तो आप इन्हीं स्लाइड्स को या इन्हीं इसी लेक्चर को जो आप दोबारा भी सुन सकेंगे, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरीके से हमने जो वो डिमांड डिस्कस की है, अब मैं रेड कलर से उसी के ऊपर लिखूंगा, सॉरी, कि हम डिमांड की जगह अब डिस्कस करेंगे सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्वांटिटी सप्लाई डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की जगह लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे, डिमांड शेड्यूल की जगह हम जो है वो सप्लाई का शेड्यूल बनाएंगे अब की दफा, ठीक है। डिमांड कर्व की जगह हम की दफा सप्लाई का कर्व बनाएंगे। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हमने देखा था, अब हम प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड देखेंगे। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व अब की दफा हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि जी डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन कौन से होते हैं, और शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये जो है वो सप्लाई है बेसिकली। अच्छा, सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट बड़े मिलते जुलते हैं। ये सप्लाई आपका जो है वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे डिमांड था। डिमांड में हमने कहा था विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। सप्लाई के केस के अंदर हम कहते हैं कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल समथिंग। जब कोई सप्लायर चाहता है कि वो किसी चीज को प्रोड्यूस करे और उसकी एबिलिटी भी होती है उसको प्रोड्यूस करने की, और उसकी और उस प्राइस के ऊपर बेचने की, और उसकी विलिंगनेस भी होती है, तो बेसिकली जो है वो सप्लाई क्रिएट कर रहा होता है, मार्केट के अंदर सप्लाई दे रहा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कहा था कि क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाइड भी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही होती है। जो वाहिद फर्क है डिमांड और सप्लाई के अंदर वो ये है कि चूंकि के लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आएगी, एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी ऊपर जाएगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने डिमांड का शेड्यूल बनाया था कि बहुत सारी प्राइसेस थी और बहुत सारी क्वांटिटीज थी, वैसे ही हम सप्लाई का शेड्यूल बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी प्राइसेस होंगी और बहुत सारी क्वांटिटी सप्लाइड होगी। हमारी जो डिमांड का कर्व बना था उसका स्लोप जो है वो राइट साइड के ऊपर नीचे की तरफ आ रहा था, और उसकी वजह ये थी कि एक वेरिएबल जब कम हो रहा था विच इज प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी, ठीक है। जबकि कि सप्लाई का कर्व हमारा जो है वो राइट साइड पे ऊपर की तरफ उठेगा। मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे सप्लाई का कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि जब एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है विच इज प्राइस, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी आगे की तरफ जाएगी विच इज के देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ना, ठीक है। फिर हमने कहा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का क्या ताल्लुक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का ताल्लुक था, तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जब जब प्राइस चेंज होगी तब तब हमारी
मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगी। जब प्राइस चेंज होगी तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगी। लेकिन प्राइस के अलावा अगर कुछ और फैक्टर्स चेंज होंगे, मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गई, मिसाल के तौर पे इनपुट की प्राइसेस जो वो कम हो गई, तो सप्लायर क्या करेगा कि सप्लायर अपनी सप्लाई के कर्व को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। और ये हुआ इसलिए है कि वो पहले अगर इस प्राइस के ऊपर इतनी प्रोडक्ट बेचने को तैयार था, तो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद या फिर इनपुट की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद अब वो इसी प्राइस पे पहले से ज्यादा क्वांटिटी देने को तैयार है। पहले वो इतनी प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार था, अब वो इसी प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी देने को तैयार है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी सप्लाई का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर इनपुट की प्राइसेस बढ़ गई तो हमारी सप्लाई का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का पूरा जो है वो चैप्टर आपके पास दिया हुआ है। और हमने यहाँ पे अब ये देख लिया कि इसी चैप्टर के अंदर 4 के अंदर जो है वो डिस्कस हुआ कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो बहुत सिंपल होते हैं। इंशाल्लाह हम उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले हम क्वेश्चन आंसर तरफ से जो है वो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल जैसे हमने डिमांड को शेयर डिस्कस किया था पूरा, हम उसी तरीके से सप्लाई को भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर भी ऑलरेडी, ठीक है। कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और जो सप्लाई का शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई का कर्व क्या होता है, और इन दोनों का आपस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसका एक न्यूमेरिकल इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। आपके साथ मैं ये स्लाइड शेयर करूंगा और ये स्लाइड्स आपने जो है वो डिटेल के अंदर देखनी है, प्लस आपने जो वो बुक भी पढ़नी है। अब एक बहुत छोटा सा जो है वो हमारा टॉपिक रह गया है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। हम ये टॉपिक कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के आखिर के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ जब इक्विलिब्रियम वाली स्लाइड जब अब शेयर कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या चीज होती है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एडम स्मिथ कहता है कि मार्केट के अंदर हमेशा एक इनविजिबल हैंड होता है जो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को कंट्रोल करता है। जो मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स को एक पर्टिकुलर वे के अंदर बिहेव करने के लिए, क्वांटिटीज परचेज करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करने के लिए जो वो मजबूर करता है, इनविजिबल हैंड। वो इनविजिबल हैंड क्या है, बेसिकली वो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस है। प्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर ना तो प्रोड्यूसर और ना ही सेलर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एक इंडिविजुअल सेलर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से प्राइसेस और क्वांटिटीज डिसाइड कर सके। तो होता क्या है कि मार्केट के अंदर एक डिमांड का कर्व हम बनाते हैं और एक मार्केट के अंदर हम सप्लाई का कर्व बनाते हैं। ये दोनों कर्व एक दूसरे को जिस जगह पर जाके क्रॉस करते हैं, उस जगह को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये आपके सामने लिखवा आ रहा है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर इस वक्त हमारी जो प्राइस है वो है $2, और हम अज्यूम करेंगे कि ये वो प्राइस है जो करंटली मार्केट के अंदर चल रही है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो क्वांटिटी है वो है इस वक्त हमारे पास 7 यूनिट्स की। यानी मार्केट के अंदर 7 यूनिट्स की सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी, 7 यूनिट्स की ही क्वांटिटी मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड की जाएगी, और $2 के ऊपर ये क्वांटिटी जो है वो सारी की सारी जो है वो बिक जाएगी। तो मार्केट के अंदर वो जगह जहां पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम की प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है, इस इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं यहाँ पे आके चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 के जब आप आखिर के अंदर जाएंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है, प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को आपने बहुत गौर से पढ़ना है और उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तो आप इनमें से 2-4 सवाल भी जो है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं तो इट्स अ गुड साइन कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर पैदा होंगे कि यार ये चीज किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। और उसके बाद जब मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, वैसे उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो जब मैं सॉल्व करवाने के लिए बैठूंगा तो फिर आपको जो वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है, ताकि दिमाग के अंदर सवाल पैदा होना शुरू हो कि ये सवाल जो है वो किस तरीके से आखिरकार हमारे जो है वो
मुकम्मल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी आपसे मीटिंग होगी ऑनलाइन या फिर फिजिकल, तो उस वक्त फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह आपको जो है वो पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, और यस, आज के लिए फिर हम जो है उसको यहाँ पे एंड करते हैं फिलहाल। और अब आप लोग अगर कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।